हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, तो उसकी जो हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। आज ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी। यूनिट नंबर 2 है ये, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हिस्ट्री राइटिंग इतनी आसान भी नहीं होती जितना हम समझते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं आसान तरीके से। तो एक बात मैं बता दूं, अगर मतलब अगली वाली जो नेक्स्ट यूनिट होगी 3 यूनिट, वो कल आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। यूनिट 1 की आपने देखी होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड कल वीडियो आ जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी अगर कर लोगे तो। सो अभी विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट विद, ठीक है। तो Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday. पहले मैं बता देती हूँ कि सिलेबस क्या है हमारी यूनिट नंबर 2 का, मतलब क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं यूनिट नंबर 2 में। सो जैसे कि मैंने नाम बताया है, इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ये यूनिट नंबर 2 का नाम है। तो इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है क्या होते हैं फैक्ट्स और इन्फेरेंसेस, एक्सप्लेनेशन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी एंड हिस्ट्री राइटिंग एंड रिलेशंस ऑफ पावर। सो अभी तक बताऊं तो कितने PYQ आए हैं, यहाँ से 2 PYQ आए हैं, मतलब हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो हमारा ये यहाँ से एक PYQ आया हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिविटी से भी आया था, और एक बार यहाँ से रिलेशन ऑफ पावर, यहाँ से एक PYQ आया था, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, और मतलब टेक्निकल PYQ था वो, लेकिन हमने वो भी कवर किया है, सारे PYQs कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसी भी घर बनाते हैं तो उसकी नींव होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऐसे ही हिस्ट्री की भी एक नींव होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसी को बोलते हैं हम फैक्ट्स, तथ्य, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। दे आर वेरीफाइड, जो कि वेरीफाइड होते हैं, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है अबाउट पास्ट इवेंट्स, पीपल एंड सोसाइटीज़। ये वेरीफाइड होते हैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज के साथ। कलम ने किया भी था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके साथ ये वेरीफाइड होते हैं, यूनिट नंबर 1 में। एक बार उसको फिर से देखना, ठीक है। और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं, तो एक मेन कंक्लूजन निकलता है। अब इसके अंदर ये किस चीज़ के फैक्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर बताया गया है कि पास्ट में जो इवेंट हुई थी वो क्या थी, कब हुई थी, पास्ट के लोगों के बारे में, जैसे कि कोई भी रूलर्स है, अशोका, जो भी द्रोणाचार्य, ये सब के बारे में, पास्ट की सोसाइटीज़ के बारे में, लोग वहाँ पे कैसे रहते थे, ठीक है, कैसे क्या हुआ, इन सब के बारे में फैक्ट्स के अंदर बताया हुआ होते हैं। तो अब फैक्ट्स के सोर्सेज की जैसे कि मैंने बात की थी, तो एक बार फिर से बता देते हैं, इस यूनिट में भी उसके बारे में बात हुई है। तो पहला सोर्स होता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन होती क्या है, इंस्क्रिप्शन मतलब ये आपके पास एक स्टोन है, मतलब पत्थर है, उसके ऊपर कुछ भी लिख देना। जैसे कि अगर अशोका ने लिखवाया था 2008 के अंदर, आई थिंक, हाँ, उन्होंने लिखवाया था कि उन्होंने एक वॉर जीती थी, ठीक है। उसके अंदर फिर उन्होंने लिखवाया था कि मैंने ये वॉर जीती है, ये मेरे रूल्स है, रेगुलेशंस है, और ये विक्ट्री हुई है, तो ऐसे ऐसे हुई है। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी पत्थर पे लिखवाना, पिलर पे लिखवाना, ये होता है। कॉइन्स मतलब आपको सभी को पता है कॉइन्स क्या होते हैं, जो सील्स वगैरह होती हैं वो होती हैं कॉइन्स। देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्या होता था जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो वो भी अपने पास अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे, और इंडियंस भी रखते थे, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी हमें पता चलता है। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, कुछ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स भी आज बचे हुए हैं, जो कि टेम्पल्स में हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे भी चीज़ें हमें मिली हैं। आर्कोलॉजिकल मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट ढूंढते हैं अलग अलग जगह पर। फिर होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मेन्यू का मतलब यहाँ पे होता है हाथ, और स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है लिखना, कुछ भी, मतलब स्क्रिप्ट्स मतलब राइटिंग, ठीक है। तो हाथ पे जो लिखी होती है ना, हाथ से लिखी हुई राइटिंग, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो कि होती है पाम लीफ पे लिखी जाती है, ये पत्तों पे लिखी जाती है, ठीक है। तो पत्तों पे पहले लिखते थे, सबको पता है, खाना भी खाते थे। तो ये होते हैं फैक्ट्स। अब फैक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और वेरीफाइबल होते हैं, हम इनको वेरीफाइबल मानते हैं, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इनके बारे में। कहाँ से, किस चीज़ के बारे में मिलती है, पास्ट इवेंट्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, और वहाँ पर सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में।
ये स्टेबल होते हैं, नॉट ईजिली चेंज। फैक्ट जो होते हैं उनको हम ईजिली चेंज नहीं कर सकते, दे आर वेरी स्टेबल। कैसे? अब देखो, इंस्क्रिप्शन से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है आज या फिर कभी भी, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे? वो तो पहले से पत्थर पे लिखी हुई है, तो वो तो वहाँ के जो राजा थे, जैसे अशोका रूलर, तो उसने लिखवाई थी, तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा वेरीफाइबल सोर्स है और ये ईजिली चेंज नहीं होता। फिर है एविडेंसेस पे बेस होती है, हमें रियल एविडेंसेस चाहिए। एविडेंसेस मतलब रियल प्रूफ चाहिए। उसके बाद है जनरली एक्सेप्टेड बाय हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? कल बताया था ना, हु स्टडी हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं। जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हु राइट हिस्ट्री, उनको भी हिस्टोरियंस बोलते हैं। पढ़ते तो हम भी हैं लेकिन हम हिस्टोरियंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में लिखते नहीं हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की बात करूँ, फैक्ट्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल की, तो फैक्ट्स जैसे अशोका इंस्क्रिप्शन सो दैट ही प्रमोटेड धामा मौर्य एम्पायर एग्जिस्ट इन एशियंट इंडिया। ठीक है, धामा कुछ करके होता है, वो अशोका ने लिखवाया था। ठीक है, तो फैक्ट्स हमें बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपन, एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, ये नहीं बताते कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बस व्हाट, क्या हुआ था। ठीक है, वाई वेयर, इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं चलता। ठीक है, और व्हेन तो बता भी देते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप वहाँ पे पेपर में। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना दिया तो इतना ही लिखना है, इसको आपको बढ़ा के लिखना है। जिसके मैंने यहाँ पे बताया कि सोर्सेज हैं ये इंस्क्रिप्शन, कोइंस, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैंने इनको आपको एक्सप्लेन करके भी बताया। तो आपको क्या करना है, इंस्क्रिप्शन लिखना है, देन आपको वो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, देन कोइंस लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखना है, देन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है, ऐसे नहीं है कि आप सिंपल ऐसे लिख के आ रहे हो, नहीं, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। देखो, कल एक स्टूडेंट से बात हुई थी जिसके अभी हाल फिलहाल में 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया, फर्स्ट का भी, तो उसके भाई 9 SGPA नंबर आए थे। तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ 7.82 थे, एंड सेकेंड सेमेस्टर में वो बता रही थी कि उसके नंबर थे अराउंड 8.32। ठीक है, अभी 3rd सेमेस्टर में उसके हैं 9 CGPA। तो मैंने पूछा भाई इतना चेंज कैसे हुआ, तो सी टोल्ड कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसको कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, सेकंड में थोड़ी पेजेस की लेंथ बढ़ाई, 3rd सेमेस्टर में उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट होता है, उसमें 3 सीट ली थी। ठीक है, और बहुत सारी सीट्स भरी, और वो कैसे देखो, अभी उसने पढ़ा था, जैसे ये पढ़ा, मान के चलो उसने बताया मुझे कि ऐसे पढ़ा लेट्स से, तो उसने क्या किया, इन सबको एक्सप्लेन भी किया डिटेल में, जो जो चीज़ें उसको पता थी सब इकट्ठा करके एक्सप्लेन की। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले बताया कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, देन ये हेडिंग बनाई और इसको एक्सप्लेन किया, देन ये सारी हेडिंग्स बना के उसने एक्सप्लेन की, तब उसको ये नंबर मिले हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ी ही मेहनत करनी है, नंबर अच्छे आ जाएंगे, और ये कॉलेज के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अभी ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल इन्फेरेंसेस। तो हमने देखो यूनिट नंबर 2 में पहला था फैक्ट्स, हो गया, अब इन्फेरेंसेस का करते हैं। इज़ द इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट्स। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स है, फैक्ट्स मतलब मान के चलो डेटा, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है कि जो जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है तो जनरल कैटेगरी के इतने बच्चों का होता है, और ओबीसी के इतने बच्चों का होता है, एससी के इतने का होता है, एंड एसटी का इतना होता है। तो ये क्या है, ये सारा हमारे पास क्या है, डेटा। अब हमें निकालना है कंक्लूज़न इस डेटा से कि ओवरऑल बात करें तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, देन हमारे आते हैं ओबीसी, देन आते हैं एससी एसटी। तो ये क्या हो गया, हमने एक लाइन में कंक्लूजन बता दिया, और ये क्या था, हमारे पास डेटा था। तो इसी को बोलते हैं फैक्ट्स के साथ डेटा, मतलब फैक्ट्स से कंक्लूजन निकालना। ठीक है, इट गोज़ बियॉन्ड व्हाट इज़ डायरेक्टली रिटन। इसमें ये हमने देखा कि क्या डायरेक्टली रिटन है और क्या हमने सोचा उसके बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट नॉट फुली सर्टेन, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अब हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते अगर हमें वो डेटा नहीं पता होता। डिपेंड्स ऑन हिस्टोरियंस रीजनिंग, अब आपकी मेरी और जो भी हिस्टोरियंस हैं उनकी रीजनिंग पे डिपेंड करता है। रीजनिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो इस डेटा को किस तरीके से मान के चल रहे हैं। ठीक है,
कैन वेरी फ्रॉम हिस्टोरियन टू हिस्टोरियन। अगर एक हिस्टोरियन इस डेटा को अलग तरीके से देख रहा है तो दूसरा हिस्टोरियंस अलग तरीके से देखेगा, तो उन दोनों में फ़र्क होगा, डिफरेंस आएगा। तो ये वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है, एक हिस्टोरियंस कुछ बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा। एक सेकेंड। उसके बाद है मे चेंज विद न्यू एविडेंस। अगर कोई नया फैक्ट आ गया, कोई नया प्रूफ मिल गया, तो उसके साथ ये कंक्लूजन जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये चेंज होगा। इसका एग्जांपल अशोका ने अडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म ड्यू टू कलिंगा वॉर इम्पैक्ट। ठीक है, इसके वॉर के इम्पैक्ट के कारण अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। अब बताऊं तो कलिंगा वॉर इम्पैक्ट क्या है। एक कलिंगा वॉर हुआ था, उसमें क्या था, अशोका ने बहुत सारे लोगों को मरवाया था, 900+ लोग मर गए थे उस वॉर में, तो ये बहुत ज़्यादा किलिंग हो गई थी। एंड तो इसके कारण अशोका को बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसने फिर क्या किया, अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करवा लिया, उसने अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर लिया। एशियन सोसाइटी हैड सोशल इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन ट्रेंड पैटर्न्स। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर इन्फेरेंसेस टेल अस व्हाई हाउ समथिंग हैपन। तो देखो फैक्ट्स हमें बताते हैं कि ओके यहाँ पे ही लिख देते हैं। सो फैक्ट्स हमें क्या बताते हैं कि क्या क्यों हुई थी। फैक्ट्स बताते हैं व्हाट क्या हुआ था, और ये इन्फरेंसेस क्या बताते हैं, व्हाई और वेयर और व्हेन, जो भी लिखो। देखो मैंने बताया यहाँ पे व्हाट एक्चुअली हैपन, और यहाँ पे हमें बताते हैं, कहाँ पे गया, व्हाई और हाउ, क्यों और मतलब क्या हुआ था और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, ये बता दें। तो बेसिकली डिफरेंस भी है, इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो डिफरेंस भी बताना हो तो क्या करना है, टेबल बनानी है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इस साइड लिखने हैं, देन इसके इस साइड लिखने हैं और फिर बता देना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये नहीं होते, तो ऐसे लिखना है डिफरेंसेस। ये एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, ये भी होते हैं, और ये यहाँ पे चेंज हो जाते इजीली, ये नहीं होते। तो ऐसे करके डिफरेंस बताना है, यहाँ पे हमने बताया। उसके बाद है बैलेंस। अगर ज़्यादा हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, और अगर सिर्फ हम फैक्ट्स पे डिपेंड करेंगे तो हिस्ट्री बोरिंग हो जाएगी। अगर आपने देखा कि किंग जो अशोका है इस टाइम आया था, इस टाइम गया, उसने बीच में कुछ किया ही नहीं, आपने बस फैक्ट देखा। अगर आप उसके बारे में कुछ और नहीं पढ़ोगे, जैसे कलिंगा वॉर बताया ये हुआ था, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ और नहीं पढ़ा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्या होगा, आपकी हिस्ट्री बोरिंग बन जाएगी। ठीक है, गुड हिस्ट्री को दोनों चीज़ों को लेके चलना होता है। अब फैक्ट्स रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये इन्फरेंसेस जो ये फैक्ट्स हैं इनकी मीनिंग को बताते हैं। ठीक है, मीनिंग को समझाते हैं कि ये रियल इन्फॉर्मेशन का असली मतलब क्या है, और जो बढ़िया हिस्टोरियन होता है वो दोनों को यूज़ करता है केयरफुली। सो पहला टॉपिक डन। अभी आता है टॉपिक नंबर 2, एक्सप्लेनेशन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। तो फर्स्ट वाले इसमें आया था डिफरेंस, और इसमें देखेंगे बाद में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं, मीन्स मेकिंग सेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय कनेक्टिंग फैक्ट्स लॉजिकली एंड शोइंग देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। देखो हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, अब उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, और जिससे हमें पता चले कि कैसे इनके रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, क्या इफेक्ट हुए, क्या कॉजेज हुए। देखो अब है ना, अशोका ने क्या किया, बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। ठीक है, अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, तो हमने सिर्फ बता दिया कि 1869 ने अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। ठीक है, हमने ये नहीं बताया कि क्यों अडॉप्ट किया, उसके पीछे का वाई नहीं जाना, तो ये हमारी हिस्ट्री को बोरिंग बना देगा। तो एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहती है कि उसके पीछे का वाई जानो। तो क्यों अडॉप्ट किया था, बिकॉज ऑफ कलिंगा वॉर के कारण अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। ये एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो कलिंगा वॉर के कारण अशोका ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था अपना रिलीजन। तो अगर हम अब हम समझेंगे कि ये क्या होता है कलिंगा वॉर, तो इससे क्या होगा, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और ये लॉजिकली शो करेगा हमारी हिस्ट्री को, और इससे हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगी। ठीक है, वाई समथिंग हैपन, क्यों हुआ थी वो चीज़, जो पास्ट इवेंट है वो क्यों हुई थी, एंड हाउ इट हैपन, कैसे हुई थी, एंड व्हाट वर इट्स रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ। कोई चीज़ क्यों हुई थी, देन हाउ, एंड देन व्हाट वाज रिजल्ट, क्यों हुई थी और क्या हुई थी उस टाइम पे, और उसका रिजल्ट कैसे आया था, ये एक्सप्लेनेशन में आता है।
इम्पोर्टेंस इन रिसर्च, रिसर्च जब करते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत क्या होती है, इससे हमें क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इवेंट्स। जैसे कि इसी का एग्जांपल कि बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया तो क्यों किया, और कलिंगा वॉर और बुद्धिज़्म, अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया और कलिंगा वॉर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में। मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल, ये हिस्ट्री को मीनिंगफुल और एनालिटिकल बनाता है, ठीक है। कन्वर्ट करता है डेटा को इनटू नॉलेज, जो फैक्ट्स होते हैं उनको इन्फेरेंसेस में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेटा जो हमारे पास होता है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करता है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। देखो, एक तो हम कह दें कि रिवोल्ट हुआ था 1857 में, ठीक है, और एक हिस्टोरियन बताएं कि उसके पीछे का कारण क्या था, क्या कोजिस थे, वो क्यों हुआ था, और वो इवेंट कहाँ हुई थी, और उसका रिजल्ट क्या आया। तो अभी ये देखा 3, वाई हैपन, हाउ हैपन एंड व्हाट रिजल्ट। तो यहाँ पे ये बता दिया वाई क्यों हुई थी, देन हाउ कैसे हुई थी, एंड उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो ये होती है एक्सप्लेनेशन, और सिंपल भी बता सकता था हिस्टोरियंस की रिवोल्ट हुआ था 1857 का, ठीक है। तो कोजिस क्या थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, डिससेटिस्फेक्शन, पार्टिसिपेशन, सोल्जर्स ने भी किया था, रूलर्स ने भी किया था, ब्रिटिश की स्ट्रेंथन कंट्रोल इन इंडिया, रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने और कंट्रोल कर लिया था। 1857 की क्रांति सबको पता होगी, यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी इंडिया में, फिर 1857 में इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया, गद्दारी की। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो ब्रिटिश के जो क्राउन थे उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया वहाँ पे हमारी इंडिया के ऊपर, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश स्ट्रेंथन हो गई, मतलब पावरफुल और हो गई इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एक्सप्लेनेशन में, डिफरेंट हिस्टोरियंस में गिव डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। सो मैंने बताया था पहले ही, हर हिस्टोरियंस का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होती हैं। ओवर इंटरप्रिटेशन कैन डिस्टॉर्ट फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करेंगे, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी जो माइंड है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में होता है। समटाइम्स एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्ट करती है आइडियोलॉजी रेदर देन एविडेंस। कई बार क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी कि वो नो एंड अहिंसा पे फोकस करते थे, तो वो उसका एक्सप्लेन करेगी, वो ये नहीं बताएगी क्या इसका जो रियल जो एविडेंस था वो क्या था, ठीक है। तो अभी PYQ की बात करूँ तो इसमें आया हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ क्वेश्चन इन हिस्ट्री राइटिंग। तो इसमें क्या बताना था, सबसे पहले इसका मीनिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इन हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ, उसके बीच में क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, और समझना कि अगर एक इवेंट हुई है तो उससे दूसरी इवेंट कैसे होगी। जैसे कलिंगा वॉर हुआ तो उससे फिर अशोका ने बुद्धिज़्म कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों इवेंट्स हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। कैसे करना है, अब क्वेश्चन का मीनिंग करना है, सबसे पहले ये मीनिंग लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आना है, ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और ये जो एग्जाम्पल दिया था बुद्धिज़्म का ये लिखना है, देन इम्पोर्टेंस लिखनी है, और ये चीज़ें भी बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ही ये वाली भी, वाई हैपन, ये सब लिखना है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 भी डन, उसके साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डन, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी एंड हिस्ट्री राइटिंग। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मीन्स राइटिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स विदाउट पर्सनल बाइस, इमोशंस, आइडियोलॉजी। जैसे कि आप डायरी राइटिंग करते हो, तो आप डायरी राइटिंग करते हो, क्या आप तथ्य देखते हो, मतलब फैक्ट्स, एक सेकेंड, आप फैक्ट्स को देखते हो कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ और ये क्यों हो रही है, ये नहीं लिखते, सिर्फ ये चीज़ लिखते हैं, हाँ आज मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा था, आज ये हुआ वो हुआ, आप ये नहीं लिखते कि क्यों हुआ, ये गलती मेरी थी या किसी और की थी। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी होती है हिस्ट्री के अंदर कि आप बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हाँ ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है कि आपने डेटा लिया, जैसे कलिंगा वॉर हुआ था आपने वो लिया, फिर अशोका का एग्जाम्पल लिया, तो ये दोनों आपने लिख दिए, ये हुआ था, देन उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। ये नहीं देखा आपने कि इसमें आपकी क्या राय थी, उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया होगा, उनको लगा होगा कि हाँ मैंने बहुत पाप कर लिया, अभी उनको सुधारने का मतलब लग रहा है। इमोशंस, आइडियोलॉजी, उन पे देखना। तो लेकिन हम ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखते हैं, सिर्फ फैक्ट्स, हाँ ये हुआ और ऐसे हुआ। हिस्टोरियन को न्यूट्रल रहना चाहिए, अपनी जो पर्सनल जजमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो पर्सनल उस चीज़ के बारे में कैसे सोचता है उसको अवॉइड करना चाहिए, एविडेंसेस को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, तभी हिस्ट्री अच्छी बनेगी। इम्पोर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिविटी की हिस्ट्री राइटिंग में,
सबसे पहले एक तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, साइंटिफिक होती है, मतलब कोजेज़ भी मेंशन होते हैं एंड उसके इफ़ेक्ट क्या हुए वो भी होते हैं। रिलायबल क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास एविडेंस होते हैं और यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं सोर्सेज हमारे पास वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, मैंने पहले एग्जांपल के साथ बता दी हैं सारी चीज़ें। एक्सेप्टेबल टू ऑल रीडर, सबको एक्सेप्ट करना होता है, ये नहीं एक ने मान लिया दूसरे ने नहीं माना, क्योंकि गवर्नमेंट इनको वेरीफाई कर देती है। उसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं ऑब्जेक्टिविटी में। रियल लाइफ में कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हिस्टोरियंस बिलोंग करते हैं डिफरेंट सोसाइटी को, तो उनके बिलीफ और उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। कोई महात्मा गांधी को फॉलो करता है तो कोई डॉक्टर BR अम्बेडकर को फॉलो करता है, तो दोनों का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, तो इसीलिए ये बाइस्ड हो सकते हैं। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन को, मतलब कोई भी फैक्ट उन्होंने देखा तो उनके कंक्लूज़न को ये बता सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन लिखते हो, देन आंसर लिखते हो, उसमें लास्ट में कंक्लूज़न लिखते हो। जितने भी आज तक आंसर शीट देखी हुई हैं तो उसमें सबके कंक्लूज़न डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सोचने का तरीका अलग है, आपके दोस्त का अलग है, उसके दूसरे दोस्त का अलग है, सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही हिस्टोरियंस का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, वेरी करता है फ्रॉम हिस्टोरियंस टू हिस्टोरियंस। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है कॉलोनियल हिस्टोरियंस ऑफन प्रेजेंट इंडिया सोसाइटी एज बैकवर्ड, जो कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस वो थे जो कि ब्रिटिशर्स के थे, तो वो क्या बताते थे हमारी इंडिया की सोसाइटी को कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। उस टाइम पे बताते थे जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, लेकिन ये फुली ऑब्जेक्टिव था, ये वो मानते थे कि फुली बैकवर्ड है क्योंकि उन्होंने किया था ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन इंडिया के हिस्टोरियंस बताते कि ये बहुत अच्छी इंडिया थी, यहाँ पे सारी चीज़ें थी, हमारे माउंटेन्स जो भी चीज़ हो सकते हैं ना, सारी चीज़ें थी एक लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने वो सब कुछ लेके चले गए, तो वो जो कॉलोनियल है वो अलग बताते हैं, हमारे इंडिया के जो रियल है वो अलग बताते हैं। तो दोनों की वेरी कर रही है, डिफरेंट कर रही है उनकी हिस्ट्री, वे ऑफ थिंकिंग। प्रॉब्लम क्या आती है? एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इम्पॉसिबल है, बट हिस्टोरियंस को ट्राई करना चाहिए कि वो एक मतलब बीच में रहें, वो ना तो ज़्यादा वो रहें कि हाँ बिल्कुल ही बैकवर्ड सोसाइटी थी, ना ज़्यादा वो रहें कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन था। अगर अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो आए कैसे, और अगर बिल्कुल बैकवर्ड थे तो वो करने क्या आए थे, फिर उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो ऐसे आपको बैलेंस करके सोचना होता है हिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 से। फॉर हिस्ट्री टू बी वैलिड इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। ये PYQ मैंने यूट्यूब से लिया है, मैंने भी वीडियो अपलोड किए हैं PYQ के रिगार्डिंग शॉर्ट्स, और कुछ यूट्यूब पे भी हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो PYQ आए हुए हैं वही हैं। ठीक है, हिस्ट्री को वैलिड बनाने के लिए उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है मैंने बताए हुए हैं। पहले डिफ़ाइन करो ऑब्जेक्टिविटी को। देखो ऑब्जेक्टिविटी मैंने डिफ़ाइन की थी, हाँ ये रही। सबसे पहले ये लिखना है, इतना पैराग्राफ, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ़ाइन करो ऑब्जेक्टिविटी को। उसके बाद हमने बात की क्या लिखना है, देन वाई ऑब्जेक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट, तो ऑब्जेक्टिविटी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये वाला लिखना है। और ये इनको तो एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने खुद ही आपको कीवर्ड्स बता दिए, कोज इफेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट, ये सब इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रॉब्लम्स क्या आई, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही, इनको भी एक्सप्लेन कर देना, इस लाइन को 1-2 लाइन और ऐड कर देना अपने अकॉर्डिंग। देन एग्जाम्पल लिखना है कि कैसे पावर इन्फ्लुएंस करती है। ये एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट टॉपिक से भी मिल जाएगा, और वैसे आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल है इस पर, वैसे नेक्स्ट टॉपिक से मिल जाएगा इसका सेम एग्जाम्पल। ठीक है, और हाँ मैंने लास्ट में रेडीमेड टेम्पलेट भी बनाई है, अगर देखना है तो 1 सेकेंड, हाँ ये रही। अगर आपको अभी एग्ज़ाम आ गए, कुछ भी याद नहीं हो रहा, इवन ए सिंगल मतलब कुछ भी याद नहीं हो रहा आपको, तो क्या करना है, इनको टेम्पलेट को पढ़ना है और इनको ही लिख के आना है जो भी क्वेश्चन है। तो मैंने यूनिट नंबर जो 1 करवाई थी उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो वो आंसर लिखना है। अभी यूनिट नंबर 2 की बारी है, तो इसमें भी मैं ये चीज़ बता रही हूँ, आपको ये लिखना है टेम्पलेट। अभी देखो 3 इंट्रोडक्शन दिए हैं इसमें, ये हमारी बॉडी पार्ट रहेगी, एंड देन यहाँ पे हमारे 3 कंक्लूजन, इनमें से कोई भी एक याद कर लेना जस्ट, तो मैं लास्ट में बताऊँगी इसको कैसे करना है। अभी एक बार ये और कर लेते हैं।
तो हिस्ट्री राइटिंग और उसकी रिलेशन क्या है पावर के साथ। हिस्ट्री राइटिंग इन्फ्लुएंस होती है किससे, पावर स्ट्रक्चर। अभी ये पावर स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब पावर मतलब हम क्या समझे, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, पावर किसके पास होती थी, किंग के पास, जो वो कहेंगे वो मानना होता था। रूलर्स के पास होती थी, आर्मी के पास भी होती थी उस टाइम पे तो, और मर्केंट्स के पास भी होती थी, ट्रैवलर्स के पास होती थी, तो उन लोगों के पास पावर होती थी। तो ये इन्फ्लुएंस करती थी हिस्ट्री को, जो वो कहते थे वही चीज़ हमें हिस्ट्री में लिखनी होती थी, वरना फिर हमें ही मार दिया जाएगा, फिर हम कैसी हिस्ट्री लिखेंगे। तो देखो पावर होती थी किंग और रूलर्स के पास, गवर्नमेंट्स के पास, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद हमारी डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स, कुछ सोशल ग्रुप्स होते थे जो कि पूरे इलाके पर रूल करते थे, तो उनके पास होती थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे महात्मा गांधी के पास थी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तो इनकी पास भी थी कि अगर हम महात्मा गांधी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे बापू की बात नहीं मान रही, तो ऐसी भी कुछ होती थी। तो अब ये पावर कैसे इन्फ्लुएंस करती थी हिस्ट्री को, हमने देख लिया पावर किसके पास थी और हिस्ट्री क्या थी। अब ये पावर कैसे इन्फ्लुएंस करती थी हिस्ट्री को, तो उनके पास सारे सोर्सेज होते थे, इंस्क्रिप्शन का, जो भी हमारे कोइंस होते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे होते हैं, वो सारे सोर्सेज का कंट्रोल किनके पास होता था, उनके पास होता था, पावर वाले लोगों के पास। पावरफुल रूलर्स थे वो खुद का रिकॉर्ड बनवाते थे, वीक ग्रुप्स वॉइसेस को इग्नोर कर दिया जाता था। जब ये डोमिनेट करते थे सोशल ग्रुप्स, जो मेन ग्रुप्स, तब ये जो वीक ग्रुप्स हैं इनको क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। आज भी किया जाता है, वुमेंस की वॉइस को ज़्यादा वो नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, सॉरी रैली वगैरह निकल रही थी एक नेता की, वहाँ पे एक लड़के आती है, वो बोलती है उनको कि आप ये यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम हो रखा है इसको हटाओ, ऐसे कुछ आपने देखी होगी आई थिंक। सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या होता था, मेंस ही पार्टिसिपेट करते थे, वुमेंस कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे उस टाइम पे। विक्ट्रीज आर हाईलाइटेड, सबसे पहले हमने जो वॉर जीती ना उसको हाईलाइट करते थे, ठीक है, वॉर को, जैसे अशोका ने किया था। फेलियर्स को हम बिल्कुल भी नहीं लिखते थे कहीं पे भी कि हम इस चीज़ में फेल हुए थे, वो नहीं लिखते थे, सिर्फ विक्ट्रीज। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता था कि ये इसकी आइडियोलॉजी है, ये इसकी सोचने का तरीका। हिस्ट्री लिखी जाती है टू सपोर्ट सर्टेन पॉलिटिकल एंड नेशनल आइडियाज़, ठीक है। उसके बाद है, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, किसको प्रेज़ करने के लिए, किसको मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, सो वो रूलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हिस्ट्री जो इंडिया की है उसको जस्टिफाई कर सके ब्रिटिश रूल में, ठीक है। जैसे कि हमने अशोका की बात करी तो ये होगी हाउ पावर। देन प्रॉब्लम, अब पावर थी उनके पास जो कि क्या करी थी, इन्फ्लुएंस करी थी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो इसमें क्या थी, एक तो पार्शियल हिस्ट्री आ रही थी, सबसे ज़्यादा हम सोच ही उनके बारे में रही थी, जो वो बोलेंगे वही लिखना है, तो पार्शियल हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। बाइस्ड इंटरप्रिटेशन, अब कोई अगर किसी रूलर को आँख बंद करके भरोसा करता है तो वो उसके बारे में वो ऑफ कोर्स है अच्छा ही लिखेगा, गुड इंटरप्रिटेशन देगा, और जिसके साथ उसकी नहीं बनती उसके बारे में वेरी बैड इंटरप्रिटेशन देगा, कंक्लूजन देगा। तो ये बाइस्ड होती थी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती थी। एक्सक्लूसिव मार्जिनलाइज वॉइस, जो हमारे मार्जिनलाइज्ड वॉइस है, मतलब वीकर जो सेक्शन है उसकी जो वॉइस थी उसको इग्नोर किया जाता था, ठीक है। इसमें हमारे वीकर सेक्शन बहुत सारे हैं, जैसे वुमेंस और जो ST SC के भी उस टाइम पे वीकर ही कंसिडर किए जाते थे, आज भी इवन किए जाते हैं, तो इनकी जो वॉइस है उसको इग्नोर किया जाता था, ठीक है। अभी मॉडर्न तरीका क्या है हिस्टोरियंस का, मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो इसमें हमने कॉमन जो लोग हैं उनकी जो वॉइस है उसको इंक्लूड किया है हमने। ये जो प्रॉब्लम थी इसको हटा दिया। यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, हमने पार्शियल इसको भी हटा दिया। बाइस इंटरप्रिटेशन को हम बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज पावर रिलेशन, और ये भी हटा दिया, हम किसी के पावर के डरते नहीं हैं, जो भी हमें लिखना होगा वही हम लिखेंगे। तो हमने तीनों प्रॉब्लम्स को हटा दिया आज के समय में, और ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जो कि इसी के बारे में था कि कैसे हिस्ट्री राइटिंग में पावर इन्फ्लुएंस करती है हिस्ट्री राइटिंग को। तो उसमें यही लिखना था कि हिस्ट्री राइटिंग ये होती है, पावर ये है, और ये प्रॉब्लम्स है, और ये आज की मॉडर्न अप्रोच है। तो इसका भी PYQ डन।
ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना इस जो सब्जेक्ट है उसके PYQ DUSOL या फिर DU, तो आपको मिल जाएंगे ना उसके आंसर्स, आप इससे कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना वो हमारा PYQ इसी यूनिट से होगा, यूनिट नंबर 2 से। अभी मैंने बताया था कि टेम्पलेट है, तो अभी उसके बारे में समझते हैं कि कैसे क्या है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी याद नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको कर लेना। तो हमारे पास 3 कंक्लूज़न है, इंट्रोडक्शन है, इन तीनों में से कोई भी एक याद कर लो। एक क्वेश्चन आएगा यूनिट 2 से, तो एक ही लिखना है, तो हमें कोई भी एक करना है, ठीक है। देखो हिस्ट्री क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन अवेलेबल सोर्सेज, ठीक है। हिस्ट्री राइटिंग में क्या आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, इंटरप्रिटेशन आती है, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, पावर रिलेशन, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तो ये कोई भी क्वेश्चन आए उसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिख सकते हो, या तो ये याद कर लो या फिर ये वाला याद कर लो, एंड या फिर ये, जो भी याद करना है कर लो, जो भी आसान लग रहा है, एक कर लो, 2 कर लो, जितने कर सकते हो उतने कर लो, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो लिखना है, तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, तीनों में से एक लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो बॉडी पार्ट आता है, उसमें आपको अगर फैक्ट्स और एविडेंस के बारे में कुछ दे रखा हो तो उसमें ये लिख देना, ठीक है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में बात हुई हो इंटरप्रिटेशन इन्फेरेंसेस के बारे में तो ये लिखना है, एक्सप्लेनेशन के बारे में तो ये, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग ये रहा, पावर एंड हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बात हुई है क्यों, तो कैसे डोमिनेंट ग्रुप्स और कंट्रोल करते थे सोर्सेज को और लिखते थे हिस्ट्री को जैसे वो सोचते हैं। और फिर ये लिखने के बाद इन चारों में से जिसके बारे में वहाँ पे बात हुई हो वो लिखना है, फिर उनके बाद उनकी लिमिटेशंस लिखनी, ये कॉमन है, ये बॉडी में लिखना ही लिखना है, ठीक है, कॉमन है। फिर उसके बाद ये नेचर भी लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल कॉपी करना है हर एक क्वेश्चन में, और ये तीनों चारों डिपेंड करेंगे कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, ये वाला, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है उन्होंने, तो ये 4 डिपेंड करेंगे, लेकिन ये दोनों कॉपी करके बॉडी में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन, इन तीनों में से कोई भी एक याद कर लो, और अगर सारे याद हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको 10 को हटा देना है और ये बॉडी पार्ट में लिख देना है। पेज भरने जितने ज़्यादा भर सकते हो, अराउंड 9 to 8 पेज भरते हैं, ठीक है, हमारे 18 मार्क्स में। 15 का है तो उसे 1-2 कम कर दो, ऐसा कर लो कि हमारा 2.5 या 2 मार्क्स एक पेज में मिल जाए, ठीक है। जिसमें आप डायग्राम्स भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनमें डायग्राम इंक्लूड कर दो, ठीक है। अभी इन तीनों में से एक करना है, तो अगर 2 कर रहे हो, देखो 2 कर रहे हो तो सबसे पहले इन वर्ड को हटा दो, देयरफॉर को, और ये बॉडी पार्ट में लिख दो, ठीक है, और इसको भी हटा दो और ये भी बॉडी पार्ट में लिख दो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में इस वर्ड को जोड़ दो और बॉडी पार्ट में लास्ट में कंक्लूजन में लिख दो कोई भी एक, ठीक है। तो ऐसे मतलब कोई भी 2 कर लो, इसमें जो भी आपको आसान लगे, जो भी याद हो वो कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस यूनिट में भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में यही रिवाइज करना है। अगर मेट्रो में भी कर रहे हो ना तो यही करके जाना, और इनको मैं कंबाइन करके एक जो है अलग PDF बना दूँगी सिर्फ इन टेम्पलेट्स की, और लास्ट में इसकी एक 1 शॉट भी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स। सो हमारी ये यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इसका कोई स्टडी मटेरियल नहीं है तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और हाँ, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताया करो कि आपको ये यूनिट समझ आई या नहीं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि सच में समझ आ रही है या फिर नहीं। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको समझ आ रहा है नहीं। थैंक यू।